में लाखों मीट्रिक टन लोहा गलाया गया होगा, तब भाले बने होंगे, तब तलवारें बनी होंगी, तब बर्छी बनी होंगी, तब कृपाण बनी होंगी, तब छुरे बने होंगे, हैसिये बने होंगे और फिर अंत में बंदूकों की नाल बनी होगी। माने क्या है, पूरा समाज इस क्रांति में शामिल था। और दस्तावेज बताते हैं कि गोला बारूद बनाने का काम स्त्रियां करती थी। कानपुर में बहुत बड़ा केंद्र था और आपको सुनकर यह बात गर्व होना चाहिए कि कानपुर में गोला बारूद बनाने का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जहां से गोला बारूद बनाकर नाना साहब पेशवा को, तात्या टोपे को दिया जाता था, जहां से गोला बारूद बनाकर झांसी रानी लक्ष्मीबाई को सप्लाई किया जाता था, वो केंद्र को चलाने वाली एक महिला थी, एक मां थी, एक बेटी थी। और वो महिला ऐसी थी जो अपने शरीर से वेश्यावृत्ति का काम करती थी, लेकिन उस कार्य से जितने पैसे उसको मिलते थे वो सब क्रांतिकारियों के गोला बारूद बनाने के लिए उपयोग किया करते। माने आप कल्पना करो, इस देश की क्रांति के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए वैश्याओं ने अपना शरीर बेचकर पैसा कमाया है और इस देश की क्रांति में लगाया है। कितना पवित्र रहा होगा वो पैसा। वो केंद्र चलाती थी और ऐसे सैकड़ों केंद्र कानपुर में थे। उनकी वो हेड थी। एक केंद्र से दूसरे केंद्र को कच्चा माल पहुंचाना और दूसरे केंद्र से तीसरे को कच्चा माल पहुंचाना। आपको एक जानकारी दूं, गोला बारूद उसी केमिकल से बनता है। वेश्या तो पहले से रही होगी, लेकिन उसने देखा कि देश की आजादी का संग्राम हो रहा है, तो यदि मैं जिस काम को कर रही हूं, मेरा सम्मान तो चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन देश का स्वाभिमान यदि बचता है तो मैं उसी काम को करते हुए, मेरा तो सम्मान खत्म हो गया लेकिन देश का स्वाभिमान न मिटे, इसके लिए अपनी आहुति दी। तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण। ऐसे बहुत सैकड़ों केंद्र थे जो बैरकपुर में, कलकत्ता में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, बरेली में, शाहजहांपुर में, जितने उत्तर भारत के बड़े नाम आप जानते हैं, मध्य भारत के, सब जगह चलते थे। गोला बारूद बनाने का काम महिलाओं के जिम्मे, सैनिकों तक पहुंचाने का काम बच्चों के जिम्मे और पुरुषों का काम अंग्रेजों से लड़ने का। माने समाज का एक एक वर्ग शामिल था, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। और यह क्रांति इतनी जबरदस्त हुई कि मात्र 4 महीने में पूरे हिंदुस्तान से 150 साल पुराना अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंक दिया इस क्रांति ने। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब 1850 में पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, किसी को यह आजादी की कल्पना नहीं थी, भारत कभी अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आएगा, यह कोई सोच नहीं पाता था। तब एक क्रांतिवीर व्यक्ति नाना साहब पेशवा ने संगठन का सपना देखा और संगठन की ताकत पर उसको पूरा कर दिया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फिर हम अंग्रेजों के 1947 तक गुलाम कैसे रहे? 1 सितंबर 1857 तक हम आजाद हो गए, फिर भारत के कुछ गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके क्रांतिकारियों को मरवाया और उसके बाद फिर हम दोबारा गुलाम हो गए। एक बार तो हम आजाद हो गए, दोबारा फिर गुलाम हो गए। और उन जो है कितने क्रांतिकारी मारे गए होंगे पहले? करीब 7,32,000 क्रांतिकारियों का कत्लेआम हुआ। अंग्रेज दोबारा से वापस आ गए। भारत के राजाओं की मदद से सेना मिल गई, उनको पैसे मिल गए, हथियार मिल गया, गोला बारूद मिल गया। उसकी मदद से अंग्रेजों ने हमला किया और पहला हमला अंग्रेजों ने बिठूर पर ही किया। जब अंग्रेज वापस आए तब बिठूर 24,000 की आबादी का कस्बा था। अंग्रेजों ने पूरे कस्बे को खत्म कर दिया। 3 महीने के बच्चे को बॉल और फुटबॉल की तरह से उछाल कर गोलियां मारी और 90 साल के बुजुर्गों को नीम के पेड़ से फांसी पे लटका के गोलियां मारी अंग्रेजों। 24,000 लोगों का बिठूर में कत्लेआम हुआ। एक ही स्थान। पूरा शहर जो है नरहीन, नारीहीन हो गया। एक भी नर और नारी नहीं बचा पूरे शहर में। ऐसा अंग्रेजों ने किया 1 सितंबर 1857 के बाद। फिर उन्होंने यही कत्लेआम लखनऊ में किया, फिर इलाहाबाद में किया, फिर वाराणसी में किया और धीरे धीरे सारे देश में जहां जहां क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खत्म किया था या अंग्रेजों की सरकार खत्म की थी, वहीं पे फिर वापस कब्जा कर लिया और फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और फिर गर्त में, अंधकार में डूब गए और फिर ऐसे अंधकार में डूबे
कि 90 साल लगे हमको दोबारा खड़े होने में। और 1942 में फिर वैसा ही मंजर पैदा हुआ जैसा 1857 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब महात्मा गांधी इस देश को नेतृत्व दे रहे थे। 1942 की कहानी मुझे बहुत सारे बुजुर्ग लोग सुनाते हैं जो अभी भी जीवित हैं। वो कहते हैं 1942 में हमें भी अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे, कोई नहीं मानता था। उनको लगता था कि 1857 में एक बार भागे दोबारा आ गए तो अब 1942 में क्या जाएंगे। लेकिन 1942 में कई क्रांतिकारियों को यह लगता था कि अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा और इस देश में आजादी की सुबह आएगी। उन क्रांतिकारियों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हीं में से महात्मा गांधी एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे, अच्युत पटवर्धन एक थे, अरुणा आसफ अली एक थी, फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया एक थे, जयप्रकाश नारायण एक थे। ये सब क्रांतिवीर थे 1942 के आंदोलन में। और ये हर दिन एक ही बात कहते थे, अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा। लेकिन करोड़ों भारतवासी मानते थे अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे, देश कभी आजाद नहीं होगा। और बाद में आप जानते हैं 1947 में अंग्रेज गए और भारत आजाद हुआ। ये दो कहानियां ये समझाने के लिए हैं कि परिवर्तन होता है। एक आदमी भी अगर खड़ा हो जाए पूरे देश में कोई विचार की शक्ति लेकर तो परिवर्तन होता है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। भारत आजाद हो गया, आजादी के बाद इस देश में वो सब नहीं हुआ जिसकी कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। आजादी के बाद फिर भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूटमारी शुरू हो गई, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वैसे के वैसे ही इस देश पर लद गए। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब अंग्रेजों की लद गई। तो फिर भारतवासियों को निराशा हुई और उस निराशा में फिर एक क्रांतिवीर भारतवासी निकला जिसने फिर हिंदुस्तान को संगठित किया और उनका नाम था श्री जयप्रकाश नारायण। आप में से कई लोगों ने शायद जेपी को देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं, सिर्फ उनको पढ़ा है। आपने तो देखा होगा जेपी 1975 के साल में अकेले क्रांतिवीर भारतवासी थे जिनको ये दिमाग में बात आई थी कि इस देश को फिर संगठित करना है और इस देश से भ्रष्टाचार को, उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कारण क्या था? 1975 तक इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ये कहा करती थी भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। आपको मालूम है श्रीमती गांधी का ये पब्लिक स्टेटमेंट है, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। एक बार तो यहां तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार वो तेल है जिसकी चिकनाई से लोकतंत्र का पहिया दौड़ता है। माने भ्रष्टाचार रूपी तेल नहीं होगा तो लोकतंत्र का पहिया जाम हो जाएगा। तो श्रीमती गांधी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया। और मैं इस बात को एक वाक्य में कहता हूं कि भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप उसी जमाने में मिला, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ करप्शन का। तो जेपी को बहुत गुस्सा था और जेपी अकेले क्रांतिवीर थे उस दौर में जिनको दिखता था कि यह भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो जेपी को लोग कहा करते थे जेपी आपका दिमाग खराब हुआ है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जिसकी सत्ता कोई हिला नहीं सकता, जिसकी कुर्सी को कोई डिगा नहीं सकता और कल्पना में किसी हिंदुस्तानी के नहीं है कि ये कभी महिला कुर्सी से नीचे उतर भी सकती है। आप बोलते हो इसकी सरकार गिर जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो जेपी कहते थे मैं देख रहा हूं, आपको नहीं दिखाई देता है, मेरी आंखें आपसे 20 साल आगे का देखती हैं। और जयप्रकाश जी ने संगठन बनाना शुरू किया। वो अकेले आदमी निकले संगठन खड़ा करने के लिए। संगठन किस काम के लिए? भ्रष्टाचार खत्म करना है, आर्थिक असमानता खत्म करनी है। जो डिस्पैरिटी है ना, एक आदमी को हिंदुस्तान में 20 रुपए भी नहीं है एक दिन में कमाने के लिए और एक एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए, एक एक मिनट में 20,000 रुपए कमा रहा है। तो ये आर्थिक असमानता जेपी को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा ये आर्थिक असमानता खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। ऐसे 7 मुद्दे लेकर जेपी निकले जिसको उन्होंने कहा था सप्त क्रांति। गांव-गांव निकले। एक जमाने में जेपी जब ये बातें लोगों को कहा करते थे तो 4, 6, 10 लोग सुनने वाले हुआ करते थे। तो जेपी के नजदीकी लोग उनको कहा करते थे जेपी
4, 6, 10 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं और आप कहते हैं इस देश में क्रांति हो जाएगी, कौन करेगा? तो जेपी कहते थे धीरज रखो, धैर्य रखो, मैं जो कह रहा हूं तुम वो करते चलो, फिर तुम देखना। एक दिन ऐसा आया कि जिस शहर में जेपी को सुनने के लिए 8-10 लोग जमा होते थे, उसी शहर में 2 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि जेपी को सुनने के लिए 3.5 लाख लोग जमा हुए। पटना में जेपी का भाषण हुआ, 3.5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान पर। गांधी मैदान की ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 3.5 लाख लोगों को समा सके। पेड़ों पे लोग खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, जहां जिसको जगह मिली और वहां खड़े हैं। और जेपी का भाषण लोगों ने रैप्ट अटेंशन से सुना था। रैप्ट अटेंशन माने सुई गिरा दो तो सुई की आवाज हो जाए, इतनी शांति से 3.5 घंटे उन्होंने बोला था और दिल खोल के बोला था। करप्शन के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ। और वो जो रैली हुई है जेपी की, उसने इतिहास बना दिया। फिर एक एक शहर में रैलियां होना शुरू हुई। बनारस में हुई, फिर इलाहाबाद में हुई, दिल्ली तक आते आते तो जेपी की यह स्थिति हो गई कि दिल्ली में 10 लाख लोग जमा हैं जेपी को सुनने के लिए, जिस दिल्ली में 10 आदमी जेपी को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। और फिर धीरे धीरे संगठन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल में उस संगठन की ताकत इतनी बड़ी हो गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, जेपी को गिरफ्तार करना पड़ा। और इतना अत्याचार हुआ पूरे देश के लोगों पर, जिसने कभी जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया उनको जेलों में ठूंस दिया गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स के ऊपर यह आरोप लगाए गए कि ये बिजली का तार काट रहे थे, इसलिए इनको जेल के अंदर डालो। ऐसे ऐसे आरोप लगाकर हजारों लोगों को इंदिरा गांधी ने बंद करा दिया इमरजेंसी में। फिर पूरा देश खड़ा हो गया। हमारे देश के बारे में मैं ये एक बात कहता हूं कि ये भारत सोए हुए हाथी की तरह से है। जब तक सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, कभी इसको किसी ने सुई चुबो दी या पिंग चुबो दी तो ऐसा चिंगाड़ कर खड़ा होता है जैसे मदमस्त हाथी। जेपी ने सुई चुबोई, पिंग चुबोई, पूरा देश खड़ा हो गया। आपको कल्पना नहीं होगी, लाखों विद्यार्थियों ने अपने कैरियर छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिया। आईएएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईपीएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईआरएस अधिकारियों ने नौकरियों को लात मार दी और जयप्रकाश जी के साथ शामिल हो गए। और उस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता था, जेपी ने उनको कुर्सी से उतार दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हुई थी। जो लाखों वोट के अंतर से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतती थी, वहां श्रीमती गांधी की जमानत जब्त हुई थी। और एक ऐसे आदमी ने हराया था उनको जिनका नाम कोई नहीं जानता इस देश में, राजनारायण। राजनारायण की विशेषता यह थी कि पूरे चुनाव में एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और इंदिरा गांधी की जमानत खत्म कर दी। तो वो राजनारायण का प्रताप नहीं था, जयप्रकाश नारायण का प्रताप था। और इमरजेंसी की चुभन थी लोगों के दिल में और देश में परिवर्तन हुआ। श्रीमती गांधी की सरकार गिरी। दुर्भाग्य उस समय देश का क्या हुआ कि जब ये सरकार गिर गई और नई सरकार आ गई तो उस नई सरकार में वही सब पुराने लोग आ गए जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ था। यही बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे राजनीतिज्ञ तो बहुत चालाक और होशियार है ना। जब उन्होंने देखा कि जेपी की हवा चल रही है और सब कुछ इन्हीं की तरफ आने वाला है, तो इंदिरा गांधी के जहाज से कूद कूद कर जेपी के जहाज में आके बैठ गए। सबने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया और आगे आगे आके बैठ गए। ये तो थोड़े ज्यादा दम वाले लोग होते हैं ना, तो नए लोगों को पीछे कर दिया, खुद आगे स्थापित हो गए। और तब तक जेपी बीमार हो गए, उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको जहर दिया था। चंडीगढ़ जेल में जब उनको गिरफ्तार करके रखा गया तो जहर दिया गया था उनके खाने में, तो दोनों किडनियां खराब हो गई, तो उनको डायलिसिस पे रहना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो प्रयोग हुआ था वो एक तरह से असफल हो गया, लेकिन परिवर्तन हुआ। जेपी ने जो सपना देखा था कि मैं इनकी चूल तो हिला ही दूंगा, जो करप्शन के आधार पर खड़ी हुई है, वो कर ही दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के इतिहास में अगर आप इस